हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज रेविन। जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, आरएसी। ठीक है, आज का चैप्टर बेटा रेफ्रिजरेंट। टुडे आई विल डिस्कस रेफ्रिजरेंट। व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट, व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट, डिफरेंट टाइप देखेंगे क्या क्या चीज़ें आपके पास पूछते थे। हाइड्रोकार्बन बेस्ड रेफ्रिजरेंट कैसे होते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 12 कितना होता है, 34 कितना होता है, 134 कितना होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बराबर एग्जाम में। तो ऐसे एग्जाम पे यहाँ क्या होंगे, सभी क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो बात करते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या होता है रेफ्रिजरेंट? हमने क्या किया अभी तक जितने भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं बेटा? हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूंगा, रेफ्रिजरेशन की बात करता हूँ, एज मैं बोलता हूँ कि बेटा कि रेफ्रिजरेशन आपके घर पे है तो उसमें कैसे कूलिंग होती है, वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसमें रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, फ्लो करते हैं तो उससे ज़्यादा कूलिंग होती है। तो रेफ्रिजरेंट देखो आपकी, मैं एसी की बात करता हूँ उसमें भी रेफ्रिजरेंट होते हैं। अगर कार एसी, बस एसी, जितने भी आपके जितने होंगे सब एसी फॉर्म वो रेफ्रिजरेंट से ही होते हैं। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है आपका? वर्किंग फ्लूइड होता है। क्या होता है आपके पास? वर्किंग फ्लूइड होता है, यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या है? यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वर्किंग फ्लूइड जो मतलब वर्क क्या हो रहा है बेटा, वर्किंग फ्लूइड हो रहा है, यानी कि आप क्या रहा हूँ, साइकिल क्या कर रहा है, वर्क करता जा रहा है। इसमें फेज ट्रांसफर होंगे, क्या होंगे, फेज ट्रांसफर होंगे, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, लिक्विड से वेपर, आपका क्या होंगे, फेज ट्रांसफर होंगे। तो कैसा है, एक वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग सब्सटेंस है, यूज्ड टू रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, तो इसमें बेटा दो टाइप के होते हैं रेफ्रिजरेंट, एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और एक होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्या क्या होता है? एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है और एक दूसरा होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो व्हाट इज द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है आपके पास? प्राइमरी होता है दोज रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। जो बेटा क्या करता है, कोई भी स्टोरेज स्पेस से डायरेक्टली क्या कर रहा है, हीट हमारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, यानी कि उसे क्या कर रहा है, उस सिस्टम में कूलिंग प्रदान हो रहा है, यानी कूलिंग दे रहा है, सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड करा दे रहा है। तो वो क्या हो जाए आपके पास, वो हो जाएगा प्राइमरी, जो डायरेक्टली कर दे रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्टली। जैसे मैं बोलूँ ये रूम है, इस रूम में क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, एक आपके पास क्या था, साइकिल मैंने क्या लगा दिया, रेफ्रिजरेशन साइकिल लगा दिया। अब उसमें वर्किंग फ्लूइड मैंने क्यों किया, अब क्या कर रहा है, इस रूम में क्या करिए, हीट के एब्जॉर्ब करके बेटा क्या करेगा, वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगा, यानी कि इसे कूलिंग कर देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, वो प्राइमरी क्या था, रेफ्रिजरेंट है। तो दोज रेफ्रिजरेंट विच डायरेक्टली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, ठीक है, अंडर गोज टू साइकिल। उस साइकिल में जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है बेटा, वो क्या करता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली क्या करेगा, आपका हीट एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू द स्पेस, वही आपका क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। सो देयर इज द लेटेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन। लेटेंट मतलब हो गया कि आपका फेज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? फेज ट्रांसफर हो रहा है। तो वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर में बेटा क्या कर रहा है, ये रेफ्रिजरेंट कह रहा है। तो उस साइकिल में, उस साइकिल के दौरान क्या रहा है, जितने आप सर्कुलेट करेगा बेटा, वो क्या करेगा, हमेशा फेज ट्रांसफर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कंप्रेसर, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से इवेपोरेटर, इवेपोरेटर से फिर वापस, तो इस तरह से फेज ट्रांसफर हुआ, फिर वही साइकिल, फेज ट्रांसफर, फिर साइकिल, फेज ट्रांसफर। तो अगेन एंड अगेन बेटा क्या करेगा, वो फेज ट्रांसफर करेगा, हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, फिर उससे बाहर की तरफ क्या करेंगे, सराउंडिंग छोड़ देगा। तो हमें क्या कर रहा हूँ, ये क्रिएट क्या मिलेगा हमारे पास, ये प्राइमरी क्या मिलेगा। जैसे मैं बोलूँ R11 क्या है, R12, R22, R34A, अमोनिया, ये सब क्या आपके पास प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। कैसा है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है, चार ऑप्शन दे देगा, इन विच टाइप ऑफ द रेफ्रिजरेंट विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, क्या है आपके पास, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। तो आपसे दे देगा डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या दे देगा आपका, रेफ्रिजरेंट दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। जैसे मैं बोल दूंगा, यहाँ पे दे दिया बेटा, यहाँ से वाटर दे दिया, उसके बाद R11, 12, R20 दे दिया, इसमें से पूछ दिया कौन सा आपके पास इसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। तो वाटर जो होगा आपके पास प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो इसलिए हमको नाम याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, कौन कौन से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। सो कहने का मतलब रेफ्रिजरेंट क्या होता है, एक वर्किंग फ्लूइड होता है जो साइकिल में बेटा क्या कर रहा है, सर्कुलेट करता है, और फेज ट्रांसफर होता है, जिसे लेटेंट हीट करता है, वहां से करता है। अब आते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो हीट बेटा क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पेस से क्या करें, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसे ठंडा कर देते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस साइकिल के दौरान करते हैं, और उसमें लॉट ऑफ क्या होता है, लेटेंट हीट ट्रांसफर यानी फेज ट्रांसफर होते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गया, R11, 12, R20, ये नाम हमको याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बेटा आपको सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट मिलेगा। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? इट इज कूल्ड बाय फर्स्ट रेफ्रिजरेंट। पहले देखो, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जो होगा आपके पास, इट इज कूल्ड बाय फर्स्ट रेफ्रिजरेंट। ये फर्स्ट रेफ्रिजरेंट यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का क्या है बेटा, डेरिवेटिव है। क्या है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का क्या हो गया, डेरिवेटिव है। तो इट इज कूल्ड, देखो, इट इज कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। पहले क्या करेगा बेटा, वो
जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से इसको कूल किया जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब क्या करेगा सराउंडिंग हीट से, तो वो हो गया आपके पास सेकेंडरी हो गया। देयर इज सेंसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस रेफ्रिजरेंट, इसमें क्या होगा, सेंसिबल हीट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ब्राइन एंड वाटर, क्या हो गया, ब्राइन एंड वाटर क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हो जाएगा ब्राइन एंड वाटर। ये आपको भी कंप्लीट याद रखनी है, ठीक है। तो ये सब आपके पास एग्जांपल हो गई, किसकी हो गई, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब आते हैं डेजिग्नेशन पर, क्या, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में डेजिग्नेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, डिफरेंट क्या होता है, डेजिग्नेशन पूछ दिया जाता है। तो डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट की। तो डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन केस बनेंगे। पहला केस देखते हैं, ठीक है, केस 1 देखता हूं मैं, केस 1 देखता हूं, और केस 2 भी देखेंगे और केस 3 देखेंगे। तो आपके पास केस 1 की बात करूंगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे, सैचुरेटेड, केस 1 किसके हो जाएगा, फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बात करेंगे। अब देखो इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है, डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन करते हैं, सपोज आपके पास कोई रेफ्रिजरेंट है, जैसे मैं बोलूँ R11 या 12 है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये R हो गया यहाँ पे मैंने लिखता हूँ बेटा, दूसरा जो पॉइंट होगा M-1, और एक दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ N+1, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये डेजिग्नेशन है किसके लिए, ये रेफ्रिजरेंट के लिए हो जाएगा, कब, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा तब, ठीक है। जहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपके पास N+P, क्या हो जाएगा, N+P+Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2M+2 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक याद रखनी है क्या, केमिकल फार्मूला, जैसे मैं बोलूँ CM, ठीक है, इसके बाद हो जाएगा HN, FP और ClQ। चलो इतने चीज़ आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं, C कार्बन हो गया, ये बेस बेटा मैं लिख रहा हूँ M, HN, F फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो आपके 4 कंपाउंड मिलेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, कुछ नहीं याद करने हैं। R आपको पता ही होगा, पहला जो पॉइंट होगा M-1, दूसरा पॉइंट N+1 इंटू P करना है आपको, दूसरा बाकी N+P+Q के वैल्यू 2M+2 लेना है, क्या लेना है, 2M+2 लेना है। इसके बाद आपको दिया है CM, HN, ठीक है, पहले M किसके होगा, C के पास होगा, N किसके पास होगा, H के पास होगा, P किसके होगा, F होगा, Q किसके पास होगा, Cl यानी क्लोरीन के पास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास पता हो गई, तो क्या कर लेंगे, हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ R11, क्या लेंगे बेटा, R11। तो R11 की बात करूँगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, R11 ये रेफ्रिजरेंट है, इसको सॉल्व करना है, इसका केमिकल फार्मूला कितना होगा ये आपको देखना है। कितना देखना है, इसको देखना है कितना होगा केमिकल फार्मूला, ये आपको लेना है। तो R11 को मैं बेटा क्या, इसमें देखो 3 टर्म आएंगे, इसमें कितने आ रहेंगे, R11 है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, कितने टर्म है, 3 टर्म है, पर इसमें कितने, 2 टर्म। इसको भी 3 टर्म बना लूंगा। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ R011 को लिख सकता हूँ, 11 को क्या, अगर इधर 0 बढ़ाएंगे तो वही कितना हो जाएगा, 110 110 हो जाएगा, तो नहीं होगा। 0 क्या हो जाएगा, इधर बुला लूँ तो क्या हो जाएगा, 011 बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 0 क्या हो जाएगा, 011 हो जाएगा आपके पास ये। अब आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, कंपेयर कर लेंगे इससे, किससे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर कर लूंगा मैं। तो यहाँ से क्या करूँगा, R11 पूछा है तो R कंपेयर, तो आपको क्या मिला, M-1 की वैल्यू 0 मिला, क्या मिला, M-1 की वैल्यू कितनी मिली, 0। तो M की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड क्या मिलेगा, N+1 इक्वल टू 1, N+1 इक्वल टू 1, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो 0 हो गई। अब आपके पास मिला P की वैल्यू कितनी मिली, आपके पास 1 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, अलग अलग M की वैल्यू, N की वैल्यू पता हो गया, ठीक है। तो M की वैल्यू पता हो गया, N की वैल्यू पता हो गया, तो Q की वैल्यू पता कर लेंगे। तो इस केस में देखो, M की वैल्यू आपको पता हो गया, P की वैल्यू पता है बेटा, और क्या होता है, N की वैल्यू पता है,
तो क्यू की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, क्यू की वैल्यू पे क्या हो जाएगा आपका पता हो जाएगा यहाँ से। तो क्यू की वैल्यू आप निकाल लो तो कितना हो जाएगा यहाँ से, एन की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से किस में, एन की वैल्यू 0 हो गया, पी की वैल्यू कितना रहा 1, क्यू की वैल्यू हमको निकालना है इक्वल टू एम की वैल्यू कितना है 1, तो 2m इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 3 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू पता हो गया। अब इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम की वैल्यू कितना बेटा यहाँ से, एम की वैल्यू कितना आपके पास 1, तो 1, एन की वैल्यू दिया है क्या, एन की वैल्यू 0 है, तो ये देखो 0 हो गया है, तो एच बेटा एच का टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। एफ की वैल्यू दिया है कितना दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है, एफ की वैल्यू दे रखा है, पी की वैल्यू दे रखा है, पी की वैल्यू कितना 1, तो एफ की वैल्यू जाएगा 1 और क्यू की वैल्यू कितना दिया 3, तो कितना हो जाएगा आपके पास Cl3, तो CfCl3, ठीक है, CfCl3 कितना हो जाएगा R11 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन निकाल लेंगे आपसे, प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस करते हैं बेटा, R12 की वैल्यू निकालो, कितना निकालो, R12 की वैल्यू आप निकालो। R12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, R012 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए m-1, चलो n+1 और क्या यहाँ पर p, ठीक है, m-1 n+1, तो यहाँ से देखो m-1 की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूँ 1, n+1 की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है, इतनी वैल्यू पता हो गई। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। C2 पावर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा M, HN, FP, Cl क्या हो जाएगा Q। चलो ये वैल्यू पता हो गई। अब आपके पास क्या है, C आपके पास दे रखा है, C की वैल्यू 1 हो गया, तो 1 से बेटा हमें पता है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 से जुड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो N की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब H नहीं है, तो आपके पास F की वैल्यू देखो कितना, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो बचेगा क्या आपके पास 2 क्लोरीन बचा, तो सीधे सीधे क्लोरीन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा CF2Cl2, ठीक है, किसका हो जाएगा R12 की हो जाएगी वैल्यू। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, आपको ये चीजें पता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बताया है, m-1 की वैल्यू 0 कर दिए थे, m आ गया, यहाँ से n की वैल्यू कंपेयर किया 0 आ गया, p की वैल्यू आपके पास 2 हो गया। अब आपके पास m की वैल्यू 1 पता है, m की वैल्यू m पता है, तो मैंने क्या किया, केमिकल फार्मूला आपका था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मैंने लिख दिया यहाँ पर, m की वैल्यू 1 है तो मैंने C लिख दिया। C के पास कितनी कंबाइन बेटा जुड़ सकते हैं, कार्बन 4, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैलेंसी में कितने 4 हो सकते हैं, तो 4 जुड़ सकते हैं। क्या हाइड्रोजन के पास कोई है, नहीं है, क्या है आपके पास 2 क्लोरीन मिला है, यहाँ से P की वैल्यू आपने निकाल रखा था 2 क्लोरीन, तो P की वैल्यू 2 क्लोरीन बचा, क्या 2 प्लस बचा, तो भाई क्या होगा बेटा क्लोरीन हो जाएगा, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। चलो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, कितना R22, क्या कर लेते हैं हम लोग R22 कर लेते हैं, 22 बेटा 3 प्लेस तक लिखना है हमको, तो कितना लिख सकता हूँ R022। अब देखो इसको कंपेयर कर लेता हूँ Rm-1, ठीक है, Rm-1 n+1 और P से कंपेयर कर लूँ, m की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से देखो n की वैल्यू n+1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 1, p की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब कोई बात नहीं, हमें फार्मूला पता है CmHn F क्या हो जाएगा PClQ, ये पता है हमको, इतना तो पता ही है ना। और जब इतना पता हो गया तो क्या केमिकल बेटा यहाँ C1 है, m की वैल्यू 1 रखूंगा तो कार्बन के कितने वैलेंसी जुड़ सकते हैं बेटा, 4 जुड़ सकते हैं। आप देखो हाइड्रोजन है क्या है, यस एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है क्या, अरे क्या फ्लोरीन ने कितना है 2 दिया है, फ्लोरीन दे उधर रखा है, और क्लोरीन है क्या, तो एक ही प्लेस बचा, तो एक ही क्या हो जाएगा आपके पास क्लोरीन हो जाएगा। तो मैं कहूँ CHF2Cl, ये हो जाएगा आपके पास R22, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा R22 का फॉर्मूला हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं आपसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, हमेशा एग्जाम में R134A, चलो ये पूछता है। चलो R134 का फॉर्मूला क्या 3 प्लस तक है, क्या है
यस, इसमें कोई जीरो बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 प्लेस तक है। R 134 को मैं कंपेयर कर सकता हूँ R m-1 n+1, ये हो जाएगा P। m की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, अब देखो m-1 बराबर 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा m-1 की वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है, तो m की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। n+1 बराबर 3 है, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, n+1 बराबर 3 है तो n की वैल्यू 2, ठीक है। अब ये हो गया, p की वैल्यू कितना दे रखा बेटा, p की वैल्यू आपके पास 4। चलो इतना वैल्यू आपको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अपना क्या था, C M H कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर N F P Cl Q, ये आपको पता है। M की वैल्यू देखो कितना है, C की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जा रहा है, 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन आ गया, लो 2 कार्बन आ गया। 2 कार्बन में बेटा क्या करूँगा, इसके साथ 3 प्लस इधर हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, एक इससे जुड़ा हो जाएगा। अब देखो आपसे कितना क्वेश्चन पूछा है, ये 2 कार्बन आ गया, इसका हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2, तो 2 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, एक इसके साथ इसके साथ। अब आपके साथ P की वैल्यू कितना दिया है 4, टोटल मतलब P आपके पास फ्लोरीन 4 है, तो फ्लोरीन देखो फ्लोरीन की में 4 है, तो 2 बेटा यहाँ पे है और 2 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से, यानी 4 ही प्लस था, 5वां प्लस था ही नहीं कहीं, 4 ही प्लस। क्या इसमें क्लोरीन कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। जब क्लोरीन ही 0 हो गया, इसके बाद आपका फॉर्मूला बचा C2H2F4, C2 है ना, C2H2, N की वैल्यू यहीं रख दो आप, कितना हो जाएगा P4, तो हो जाएगा P4, ठीक है, F4, तो ये हो जाएगी किसका R134A का वैल्यू है। मेन बात बेटा इसमें क्लोरीन जो है टर्म गायब है, इसमें क्लोरीन का टर्म क्या गायब हो गया। अब इसका क्या बेनिफिट है बेटा, ये देखो, अगर मैं बात करूं ओजोन लेयर की, किसकी बात कर रहा हूं, ओजोन लेयर की, ठीक है। ओजोन पढ़े आप लोग, ओजोन लेयर पता ही होगा आपको। ओजोन लेयर बेटा कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ये अर्थ होता था, ये क्या है आपके पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या था आपके पास ट्रोपोस्फीयर है, क्या है ट्रोपोस्फीयर है। इसके बाद क्या था आपके पास, ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या था आपके पास, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है, ओके। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर इसके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब स्ट्रेटोस्फीयर में आपके पास क्या पता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर की वर्क क्या होता था, ओजोन लेयर का आपका वर्क होता है कि इसमें आपके पास क्या है, ओजोन लेयर मान लो यहां पर है आपके पास ओजोन लेयर है, ठीक है। ये क्या आपके पास ओजोन लेयर है, तो इस पे बेटा क्या होता था, यहां से जो सन होती थी, क्या होता था यहां से सन से हमारे पास ऐसे रे आती थी यहां पर अर्थ पे, ये क्या आपके पास अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। इसके बाद क्या है, ये ऐसे जाएंगे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है, इस तरह से बढ़ता जाएगा। सन बेटा क्या करता था, यहाँ से यूवी रे आती थी, अल्ट्रावायलेट रे, तो क्या करता था ओजोन लेयर, इतना बड़ा लेयर, ये थिकनेस इसका ज़्यादा है, ओजोन लेयर क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता था या इसको एब्जॉर्ब कर लेता था। क्या करता था, रिफ्लेक्ट कर देता था, एब्जॉर्ब, तो ओनली जो आपसे प्योर अच्छे रे आती थी यहाँ पे अर्थ पे पड़ती थी, तो ये बेनिफिशियल था, यानी कि ह्यूमन मानव के लिए बेटा जो है आपके पास बेनिफिशियल था, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे ओजोन लेयर ही कंप्लीट क्या कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट कर लेता है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अभी क्या आता है, रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं बेटा, किसका यूज कर रहे हैं, तो जिसमें बेटा क्लोरीन टर्म आ रहा है, किसमें आ रहा है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन इस अर्थ से क्लोरीन निकलता है, हम जब बेटा यूज करते हैं R11 R12 यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन में, इसमें क्लोरीन होता है, क्या होता है क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन निकलता है यहाँ पर, इस रेफ्रिजरेशन लेयर में बात करूँ मैं, इस रेफ्रिजरेशन लेयर में बेटा ये अटैक करता है, इसमें होल कर देता है, क्या करता है, होल कर देता है, क्या करता है,
होल कर दिया है यार, इसका थिकनेस क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, इसमें होल कर देगा, क्या कर देगा, होल कर देगा, या ओजोन लेयर की थिकनेस को क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देता है क्लोरीन, जिससे क्या होता है अल्ट्रावायलेट रे हमारे अर्थ पे आती है, जिसपे ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, स्किन कैंसर वगैरह क्या होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात कहने का मतलब क्लोरीन जिसमें जिसमें बेटा एटम होता है वो हजार्डस होता है, क्या होता है, हजार्डस होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, R11 R12 को बैन कर रखा है। ठीक है, क्या किया, बैन कर रखा है कि ये चीजें क्या बेटा यूज नहीं करना है, क्या करना है, यूज नहीं करना है। तो R11 12 बेटा नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूं अभी तक, जैसे अभी तक मैं कहूं हमारे पास R11 था, R12 था और R22 था और R134A था। इसकी केमिकल फार्मूला की बात करूं मैं, सबकी केमिकल फार्मूला की बात करूंगा, तो केमिकल फार्मूला क्या था आपके पास, अगर मैं पीछे थोड़ा रिवाइंड करता हूं तो देखो R11 की क्या था आपके पास, ये रहा R11 का केमिकल फार्मूला। पहले आ जाओ, ये R11 का केमिकल फार्मूला था CFCl3, क्या था, CFCl3। ठीक है, R12 था CF2Cl2। आ जाओ, CFCl3, R12 था CF2Cl2, R12 था CHF2Cl, और R34 आपको पता ही है कितना था आपका, C2H2F4, C2H2F4। तो आपको क्या दिखेगा, इसमें क्लोरीन के 3 एटम हैं, किसमें, R11। सो बहुत ही इंपैक्ट करेगा आपका इन्वायरमेंट पर, क्योंकि क्लोरीन आपका क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन जो होता है, जो मेन आपका होता है, मेन काज क्या होता है, क्लोरीन होता है। मेन काज जो होता है बेटा किसका, ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर का वो होता है आपके पास क्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन एटम बेटा क्या है, यहाँ से क्लोरीन एटम निकल के जाएगा, होल क्रिएट करेगा, हमारा जो ओजोन लेयर थिकनेस को कम करेगा। तो क्लोरीन एटम बेटा क्या है, यहाँ पर ओजोन लेयर को थिकनेस को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, होल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हजार्डस आदि। तो देखो सब में क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें इम्पैक्ट ज़्यादा करेगा, इसमें थोड़ा कम करेगा, इसमें भी करेगा। लेकिन 134 में, R134 में मैं बात करूँ, 134 में इसमें बेटा क्लोरीन बेटा क्या है, अब्सेंट है। क्लोरीन क्या है ना आपका, अब्सेंट है। जब क्लोरीन बेटा अब्सेंट हो गया है तो ये क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया, क्या हो गया, इको फ्रेंडली हो गया। तो R134 क्या हो जाएगा आपके पास, इको फ्रेंडली हो गया। कैसा हो गया, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, R134A, जिसमें बेटा क्लोरीन का अब्सेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, अब्सेंट लिख लो इसमें, अब्सेंस ऑफ क्लोरीन, इसे बोलेंगे इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। तो R134A। ठीक है, अब जो आपके पास गवर्नमेंट्स का नाम आ रहा है, नॉर्म्स हैं कि R134 यूज करिए, जिसमें बेटा क्लोरीन क्या होगा, 0 होगा, वो आपके पास क्या होगा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट। तो सबसे अभी जितने भी आपकी मिनिमाइज चली है, जितने भी एजेंसी हैं, जितने भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, वो इसी पे काम कर रहे हैं, R134 पे। तो R134 आपके पास क्या होगा, इको फ्रेंडली क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएंगे। केस 2 की बात करूंगा बेटा, अभी तो केस 1 चल रहे थे, केस 2 की बात करूंगा। ठीक है, डेजिग्नेशन में हम पढ़ रहे हैं हम लोग, केस 2 की बात करूंगा, अनसैचुरेटेड की बात करूंगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, सेम आपका रेफ्रिजरेंट की बात करूंगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेम रेफ्रिजरेंट बेटा क्या है आपके पास, R1, यहां पे क्या हो जाएगा, M-1 N+1 P, सेम आपका वैसे ही है। ठीक है,
इसके बाद क्या था आपके पास, सेम डिजिग्नेशन था n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या, यहाँ पर सिर्फ 2m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2m, उसमें 2m प्लस 2 था, ये याद रखिएगा। बाकी क्या था आपका केमिकल फार्मूला, क्या था, CmHnFpClQ आपका सेम था। तो चेंज क्या हुआ, यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम होगा। n प्लस पी प्लस क्यू बराबर 2m प्लस 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m होगा, बाकी ये सेम है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाकी सेम हो जाएगी, बाकी कैलकुलेशन क्या होगा, सेम वैसे ही होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा R1150, क्या करूँगा, मैं बात करता हूँ R1150, इस टाइप का होगा। तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसी से, R1 को 1 रहने देता हूँ, m-1 n प्लस 1 और ये हो जाएगा p। तो m-1 बराबर 1, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से देख लो, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, n प्लस 1 बराबर 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4, p की वैल्यू आपके पास 0। तो इसमें कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, फार्मूला आपके बन जाएगा c, m की वैल्यू 2 है, c की अगर 2 रख देंगे, और h की वैल्यू, n की वैल्यू आपके पास 4 हो गया, और p की वैल्यू 0 हो गया। तो क्या ये सही फार्मूला है, सही फार्मूला के लिए क्या करेंगे हम लोग, c c c, ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास। तो ये फार्मूला बनेगा। क्या आपको पता है किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी होगा, ये देखना है। तो कोई बात नहीं, इसमें रख लेते हैं, इसमें रखिए। n की वैल्यू आपके पास कितनी थी 4, p की वैल्यू कितनी थी 0, q की वैल्यू हमको पता नहीं है, m की वैल्यू आपके पास 2 × 2 हो जाएगा 4, तो q की वैल्यू कितनी जाएगी 0, तो q की वैल्यू यहाँ से भी 0 आ जाएगी, तो ये भी 0 है, p भी 0 है, तो कितना बचा इसका, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड है, इसलिए C और C को बैलेंस नहीं कर सकते हैं। सैचुरेटेड यहाँ के डबल बॉन्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। C2H2 में क्या हो जाएगा, C2H4 में अगर मैं बोलूँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, लो एक लो हो गया, ये हो गया, तो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हो गया ना, सैचुरेटेड होता तो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, पर यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सभी फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर सभी वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा इसको। केस थर्ड आप देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, केस थर्ड देख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड देख लेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास, रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेंट की बात करूंगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में केस 3 क्या बोलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोलता है कि अगर कोई रेफ्रिजरेंट है जिसका नाम कुछ होगा, वो 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट होगा, 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट होगा, ये आपको निकालना है। जैसे मैं बोलूँ अमोनिया, क्या है अमोनिया, अमोनिया कैसा हो गया आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अमोनिया क्या मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट पता हो गया। नाइट्रोजन बेटा कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, नाइट्रोजन 7 होता है ना, 7 × 14 हो जाएगा, इसका प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए रेफ्रिजरेंट कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा आपके पास 700 प्लस 17, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R717। ठीक है, R717 700 प्लस समथिंग होगा बेटा, इसलिए लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ बेटा क्या है वाटर, वाटर हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन 8 में 16 कितना हो जाएगा 18, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो कितना हो जाएगा 7 1 18। ठीक है, और मैं बोलूँ बेटा कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना हो जाएगा, कार्बन का बेटा कितना होता है 6, कितना होता है 6, कार्बन 6, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना बेटा 16, 16 या 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा आपके पास 44, तो कितना हो जाएगा आपके पास R744
ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 कितना हो जाएगा आपके पास, SO2। सल्फर कितना होता है आपके पास, सल्फर कितना हो जाएगा 32, सल्फर कितना हो जाएगा 32, प्लस ऑक्सीजन देख लेते हैं 16 दूनी 32, ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका हो जाएगा R764। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा किसका हो जाएगा, अलग अलग जो भी है मॉलिक्यूलर वेट है इसका। चलो एयर ले लेते हैं, एयर कितना होगा, एयर का मॉलिक्यूलर वेट पता है 29 होता है। कितना होता है 29। तो एयर का कितना हो जाएगा, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट 29 होता है। एयर का क्लियर हो जाएगा तो आर का रिप्रेजेंट की बात करेंगे एयर के लिए तो आर कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा एयर का। तो ऐसे बेटा क्या करेंगे हम लोग, रेफ्रिजरेशन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेफ्रिजरेशन ले लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये क्या होंगे आपके पास केस, सभी क्या होंगे, रेफ्रिजरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेजिग्नेशन हो गया अलग अलग। चलो कुछ आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा रेफ्रिजरेंट का यूज। अभी उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं पहले। क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन सा रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, एप्लीकेशन की बात करेंगे। वहाँ पर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन से यूज करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो देखेंगे। चलो एक हम टेबल बनाते हैं जिससे क्या होगा आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपके पास रेफ्रिजरेंट और ये हो जाएगा आपके पास एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 101% बन जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है अलग अलग क्वेश्चन। तो चलो मैं बात करता हूं, पहले रेफ्रिजरेंट की बात करूंगा। अगर मैं बात करूं रेफ्रिजरेंट इसके लिए तो क्या हो गया, पहले मैं लेता हूं R11 का। क्या लूंगा, R11। तो ये होता है आपके पास R11 का। चलो R11 ले लेते हैं। तो R11 का यूज कहाँ होता है बेटा, वो लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में होता है। कहाँ होता है, लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट। ठीक है, लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में कहाँ यूज करते हैं हम लोग, R11 का यूज करते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। या कभी कभी बेटा ये हीट पंप और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग, हीट पंप में भी यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में भी यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में भी यूज करते हैं। ठीक है, R11। तो आपको R11 की बेसिकली चीज़ें इतनी पता होनी चाहिए, खासकर लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात करता हूँ, R12 की बात करता हूँ। किसकी, R12 की बात करूँगा। R12 की बात करूँगा तो ये यहाँ को यहाँ यूज करते हैं, ये डोमेस्टिक। ठीक है, R12 करूँगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में यूज करते हैं। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर, तो उसमें R12 का यूज होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या वाटर कूलर में यूज करते हैं हम लोग बेटा। वाटर कूलर की बात करेंगे तो वाटर कूलर में भी यूज करते हैं। वाटर कूलर हो गया, उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है R22। क्या होता है बेटा, R22 वो कहाँ यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लोग विंडो एसी में। कहाँ करते हैं, विंडो एसी की बात करूँगा तो R22 यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम हुआ, उसमें भी यूज करते हैं हम लोग, एयर कंडीशनिंग में, मतलब एसी वगैरह में। ठीक है, डक्ट वगैरह से हम लोग भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, R22 का यूज। आगे चलते हैं, सेम रेफ्रिजरेंट लेते हैं। ये रेफ्रिजरेंट हो जाएगा,
और ये एप्लीकेशन होता है। तो रेफ्रिजरेंट और एप्लीकेशन के बीच में देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपका लेते हैं R134A। R134A ये भी तो रेफ्रिजरेंट है, इसका यूज देखते हैं। ये बेटा ये रिप्लेसमेंट फॉर R12, ये क्या है बेटा, अभी क्या था, R12 को रिप्लेसमेंट किया है जस्ट R134 ने, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ R12, रिप्लेसमेंट क्या है R12 का। अब इसको यूज कहाँ कर रहे हैं हम लोग, अब इसके बाद यूज कर रहे हैं हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर एंड ऑटोमोबाइल एसी में। तो देखो अब आप यूज कर रहे हैं, अब नया टेक्नोलॉजी आ गई है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज कर रहे हैं, उसके बाद एसी में भी यूज कर रहे हैं, और ऑटोमोबाइल में जो बेटा एसी हो, यानी कार में जो एसी होता है ना, ऑटोमोबाइल एसी सिस्टम, मतलब समझ जाओ कार में जो आपके पास एसी वगैरह यूज हो रहा है ना, अब क्या कर रहे हैं R12 को हटाकर हम क्या कर रही है R134 को यूज कर रही है। तो बहुत ही बेनिफिशियल हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेंट यूज करने लगे हम लोग क्या, R134, रिप्लेस किसको किया है R12 को। अमोनिया की बात करें, किसकी बात करेंगे, अमोनिया। तो यहां से देखो ये क्वेश्चन अमोनिया के बारे में पूछा जाता है। अमोनिया बेटा इसका रेफ्रिजरेंट के बोलूंगा तो R कितना हो जाएगा 717, R717, चलो R717 हो जाएगा अमोनिया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बॉइलिंग पॉइंट। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो R717 के नाम से बोलेंगे अमोनिया बोलेंगे। मैंने बताया था अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17 होता है, तो 700 + 17 जोड़ेंगे ये हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। यूज क्या करते हैं बेटा इसको, कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, कोल्ड स्टोरेज प्लांट। कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जैसे आइस प्लांट हो गया, ठीक है, वहां यूज करते हैं क्या बोलते हैं अमोनिया का। उसके बाद हो गया ब्राइन। ब्राइन भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको करते हैं मिल्क चिलिंग में, ठीक है। ब्राइन ये हो गया आपके पास मिल्क चिलिंग, ठीक है। मिल्क चिलिंग जैसे कोई आप देखो कोई आसपास क्या होता है आपके पास दूध वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो मिल्क चिलिंग के लिए यूज करते हैं, ब्राइन का यूज करते हैं वहां पर। अब आपके पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 का बेटा क्या हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे R क्या बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड 7744, ठीक है। ये यहाँ यूज करेंगे बेटा हम लोग कर देंगे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड। क्या हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, ठीक है। फूड को बेटा क्या करते हैं फ्रिज में रखने के लिए, फूड वगैरह को फ्रीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं उसमें। ये आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन आपको ये चाहिए, मिल्क चिलिंग ब्राइन, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फूड, अगर फूड को प्रिजर्व करने हैं तो कौन सा यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आइस प्लांट के लिए यूज कौन करेंगे अमोनिया। और R134 ऑटोमोबाइल एसी वगैरह में क्या करते हैं रिप्लेस कर दिया गया R12 से, इसको यूज करते हैं, ठीक है। वाटर की बात करेंगे आगे, वाटर बचा है और एयर बचा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एक वाटर हो जाएगा आपके पास और एक हो जाएगा आपके पास एयर। तो वाटर बेटा क्या है आपके पास एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज करते हैं, किस में करते हैं एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज करेंगे, ठीक है। या और क्या लूं मैं स्टीम जेट सिस्टम में बात करते हैं, किसमें स्टीम जेट सिस्टम, इसमें याद करेंगे, ठीक है।
जैसे मैं बोलूँगा एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इसमें वाटर का यूज होगा, वो रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करेगा। एंड एयर क्या हो गया आपके पास, एयर गैस लिक्विफिकेशन एयर क्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया ये गैस लिक्विफिकेशन में गैस लिक्विफिकेशन एंड एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं एयर का। तो एयरक्राफ्ट में जैसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो यहाँ पर एयर का ही यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसका करते हैं, एयर का ही यूज करते हैं। तो ये रही आपके पास डिफरेंट क्या था आपके पास, देखो अभी क्या था सभी ने पढ़ा, सभी इंपॉर्टेंट था आपके पास। R11 12 R11 बेटा क्या था आपके पास, इसका यूज ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, लार्ज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में। ठीक है, R12 डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन और वाटर में पूछा गया है। विंडो एसी और एयर कंडीशनिंग में R22 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है R131 अभी नया आया है, तो ऑटोमोबाइल एसी वगैरह में यूज करते हैं, रिप्लेस किया है। ये भी पूछा गया कोल्ड स्टोरेज प्लांट या आइस प्लांट बनाने के लिए अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, मिल्क चिलिंग के लिए भी पूछा गया है, कब कहते हैं, ब्राइन का। अगर फूड प्रिजर्विंग की बात करूँगा, फूड प्रिजर्व करना है या फूड डायरेक्ट अंडर फूड फ्रीजिंग करना है हमको फ्रीजिंग में, तो उसमें करें हमको CO2 का यूज करेंगे। और वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात करेंगे जब हम VARS पढ़ाएंगे, किस में आ रहेंगे, VARS। ठीक है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर वाटर का यूज करेंगे। एयर, ये भी पूछा है बेटा, गैस लिक्विफिकेशन में एयर का यूज करते हैं और एयर क्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी एयर का यूज करते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट पार्ट क्या हो जाए आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अब क्या करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन बचा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, वो कराएंगे और इसका कुछ प्रॉपर्टी बढ़ा देंगे। क्या, इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना, लेटेंट हीट क्या कैसे रिएक्ट करता है, कब कैसा नहीं करता है, तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी कल हम देख लेंगे। तो हमें लगता है कि कल पूरा क्या हो जाएगा, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम रेफ्रिजरेंट खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आए तो थम्स अप करें। थैंक यू।